या आप मैकेनिकल में है। यहाँ पे अगर हमें चीज़ें क्रिकेट के लिहाज से बनवानी हो बनानी हो तो टेस्टिंग कर सकते हैं आप लोग। बॉलिंग मशीन है जैसे ना, वो मैकेनिकल से रिलेटेड होती है। जिस तरह से मशीनें हैं क्रिकेट की बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव है, बाहर से मंगानी पड़ती है। एनईडी ऐसा इदारा है जो कि लोगों को चीज़ें बना के देता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट ऐसा दें बॉलिंग मशीन का, आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी ये वो जगह है जहाँ पे मैं आता रहता हूँ। डेटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सिस्टम है। फिर बराबर में बायोमैकेनिक लैब बनी है, 30 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान ने लगाई है। बंद पड़ी हुई है लेकिन उसको खोलना ही है। तो क्या आप लोग इसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं? ये मेरा ख्याल है डॉक्टर अली इधर बैठे हैं, ये बेहतर जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, बहुत अच्छा आपने बात बोली। ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे लैब्स में काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स के हवाले से भी, सर्विसेज के हवाले से भी। तो और इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो बहुत अच्छी तरह से बन सकती है। आपकी थोड़ी रहनुमाई मिलेगी तो इंशाल्लाह कर लेंगे इसको। ठीक है, कौन सवाल करेगा? जी दोस्त, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशर आफ्ताब है और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 3rd ईयर में हूँ। तो मेरा सवाल राशिद सर और सिकंदर सर आप दोनों से है। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बैक एंड पे हिस्ट्री बताना चाहूँगा पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, क्योंकि 1 महीने बाद हमारा वर्ल्ड कप है। 2009 में हमने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप जीता था फाइनल, उसके बाद यूनिस खान की कप्तानी में। उसके बाद 2010 के फाइनल सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 बॉल पे 50 रन हम डिफेंड नहीं कर पाए थे। उसके बाद 2012 के वर्ल्ड कप में हम श्रीलंका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 140 रन का टोटल चेज़ नहीं कर पाए थे। उसके बाद 2014 में हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में 160 रन का टोटल चेज़ नहीं कर पाए थे अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद हफीज़, जिसमें हमारे पास शाहिद आफरीदी ऐसे प्लेयर भी थे और मोहम्मद हफीज़ भी थे, शोएब मलिक भी थे। उसके बाद 2016 में अगर मैं आ जाऊँ तो 2016 में भी हमें कुछ इसी तरह की शिकस्त का सामना करने को मिला था, जो कि एक ऐसे पॉइंट पे जाके हमें शिकस्त मिल जाती है जहाँ पे सिचुएशन बहुत क्रंच होती है। सेम हमें 2021 के सेमीफाइनल में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, फिर 22 में भी, फिर 23 में भी, फिर 24 में भी, फिर 25 में भी। तो इन तमाम शिकस्त में एक चीज़ जो हमें कॉमन नज़र आती है वो यही है कि हम क्रूशल सिचुएशन पे पैनिक कर जाते हैं, क्रंच सिचुएशन पे। तो आप भी प्लेयर रहे हैं अपने टाइम पे, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है। ऐसी सिचुएशन पे आप क्या हिकमत अमली अपनाते थे एज अ प्लेयर? सिकंदर बख्श साहब, ये कहते तो आप थक गए हैं, लेकिन आज सवाल फिर आपके सामने उन्होंने रख दिया। क्या ऐसे एडॉप्टेबिलिटी करे हमारी टीम कि हम वर्ल्ड में T20 क्रिकेट में टॉप परफॉर्मर बने? देखो हमें जो है, हमारा जो है ना पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से नया पाकिस्तान बना तो हमारी क्रिकेट को गिरा दिया गया है नए पाकिस्तान ने। हम लोग खेलते थे, 18 टीमें होती थी, ठीक है, उसको 6 कर दिए गई। उनको ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम, उससे बड़ा फ़र्क पड़ गया। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको सिखाती है, मैं अकेला नहीं बोल रहा, अब हर कोई बोलना शुरू हो गया। जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, जितने भी कमेंटेटर्स बैठे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि दे शुड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको टेम्परामेंट बनता है, प्रेशर जो आप बात कर रहे हो वो रिलीज़ होता है। नंबर 1 जो सबसे पहली चीज़ हमने जो करनी है ना सिलेक्शन में, हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाना है। एंड व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कि आपने सारी सिलेक्शन जो है और जो कोच है वो आपने फ्रेंचाइज से ले लिया, तो सारा इंटरेस्ट फ्रेंचाइज की तरफ चला जाता है। उसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा आपको। जब तक वो आप न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे, उनको सबको एक तरफ कर दें। और जो पाकिस्तान टीम बनाता है उसमें फ्रेंचाइज के लोग नहीं होने चाहिए, ना कोच होना चाहिए, ना इसका इन्फ्लुएंस आ जाता है जिसको मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ। तो इसको हम जब तक वो सही नहीं करेंगे हमारी टीम नहीं सुधरेगी। आज आप मेरी बात लिख लें किसी कागज़ पे और मुझे आज से अगर मैं ज़िंदा रहा 10 साल बाद बताइएगा कि आप सही कह रहे थे। वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रक्चर, वी हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स, जब तक वो सही नहीं हो। नहीं, सिकंदर बख्श साहब के लिए ज़रा तालियां होनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इसी तरह आप फिट रहें, 10 साल बाद भी जिंदा रहें। सवाल इतने बड़े लगते नहीं हो जितना बड़ा सवाल पूछा है। हाँ, लंबा क्योंकि मैं सारे मैचेस कवर किए तो सब पे शो भी किए हुए हैं। 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, 15 जितने भी हुए सारे किए हुए हैं। और उसमें PSL नहीं थी। सिक्कू भाई जो ब्लेम दे रहे हैं हमारे PSL को, वो उसमें PSL नहीं थी जब हम बुरी तरह से बाहर हुए। और जिसमें नारायण और बद्री थे, जिसमें हमारी स्टंपिंग हुई थी, उमर अकमल। होता क्या है कि आप फेलियर दोबारा उसको इम्पोज करते हैं। जिस तरह अभी मैंने फेलियर का कहा कि दोबारा टीम में आ रहे हैं, तो उसी तरह तो फेलियर को इम्पोज किया गया। 14 वाला वर्ल्ड कप था जिसमें हफीज से उनको जबरी रिटायरमेंट दिलवाई थी, T20 से कप्तानी से हटाया गया था। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मिसबाह है, क्लैश प्लेयर्स का रहता है ये। लेकिन इसमें जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है उसमें क्या करना होता है कि आपको
मौके की मुनासबत से टीम बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। न्यूजीलैंड की मिसाल मैं अभी रिसेंटली दे देता हूँ। डेरिल मिचेल ने अभी बैक टू बैक 2 सेंचुरीज की है। इंडिया के खिलाफ भी 23 में भी 2 सेंचुरीज की थी। विलियमसन उनका मेन प्लेयर था, जैसे बाबर आजम हमारे पास था, वो टीम के साथ नहीं है। उन्होंने तैयार किसको किया? विल यंग को तैयार किया हुआ है। टेस्ट सीरीज अगर आप देखते हैं वेस्ट इंडिया की, तो उसने एक टेस्ट में अकेले ही टेस्ट मैच जितवा दिया था। कल देखते हैं 30 रन बनाए, उससे पहले उसने 78 रन या 90 रन बनाए थे उसने। तो क्या, फिर उसके बाद ड्रेन फिलिप्स को देखें और डेरल मिचेल को देखें, तो वो तो छोटा सा कंट्री है, तो उसमें तो इतने लोग भी नहीं है, तो वो किस तरह से लेके चलते हैं? उसपे 5-6 पिलर्स होते हैं, जैसे ये कमरे में है, तो इसकी वजह से अब आपकी रूफ खड़ी हुई है। तो एक पेज पे होना चाहिए आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कैप्टन, आपकी स्पोर्ट स्टाफ और जितना भी क्रिकेट जो चला रहे हैं वो। हमारा इशू ये है कि शायद हम लोग एक पेज पे नहीं होते रहे। अब आती है सिक्कू भाई के बाद फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस। 2018 के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फ्रेंचाइज का हो गया, और होता क्या, वही क्रिकेट रन कर रहे हैं। उसमें कुछ प्लेयर शॉर्टकट आ जाते हैं। शॉर्टकट जो आएगा, जो तम क्रिकेट खेला होगा अंडर 19 से पीएसएल से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में, उसके अंदर मेंटली तौर पे इतना फिट नहीं होगा, स्किल्स वाइज इतना नहीं होगा, वो क्लच कर जाता है। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को क्लच करते हुए देखा है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ हारिस रऊफ है। वो क्लच कर जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता। तो हमें क्रिकेट सबको खेलने आती है, लेकिन सिचुएशन पे कैसा खेलना है, वो आपकी स्किल कैसी है। हम लोग वन डायमेंशन प्लेयर हैं। हमारे पास जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हम दूसरा रास्ता नहीं बना सकते। ये इशू है जो कि हमारे ज़माने नहीं जीता। हमने तो, मैं 96 का वर्ल्ड कप खेला, 2003 का खेला, हम भी क्लब्स हुए। तो वहाँ से सीखते हुए बहुत सारी चीज़ें हम सीखे, और यही अंदाज़ा लगाया है कि हम राइटली अपनी टीम को चूज़ नहीं कर सकते, कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में और कौन से इवेंट के लिए होगा। ठीक है। 92 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप जीता, फिर 2009 में मैं इंग्लैंड में मौजूद था, यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता। 2017 में पाकिस्तान सरफराज अहमद की क़यादत में इंग्लैंड में चैम्पियंस ट्रॉफी जीता। अब मुझे लगता है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप, मुझे लगता है कि सलमान आगा वो हिस्ट्री रिपीट करने जा रहे हैं। कोई आप में यहाँ पर मौजूद है जिसको लगता है कि पाकिस्तान टीम 2026 का ये T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? और क्यों? जी जनाब। पाकिस्तान टीम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, तो एट द गेम डे वो कभी भी कुछ भी किसी को भी सरप्राइज़ कर सकते हैं। हमने जैसे 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा था, उसके अंदर हमारा पहला मैच जो इंडिया से हुआ था उसमें हमें बुरी तरह शिकस्त मिली थी। सही। लेकिन दूसरा जो साउथ अफ्रीका के साथ गेम था उसमें हमने बहुत अच्छा कमबैक किया। फिर तीसरा गेम था, और फिर जो सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ हुआ था, इंग्लैंड जो कि उस वक्त फेवरेट्स चल रहे थे क्योंकि उनका ही होम ग्राउंड था, हमने इंग्लैंड को बिल्कुल वन साइडेड बीट किया। कार्डिफ में। और फाइनल्स में तो पता ही है हमें क्या ही हुआ। तो एट द गेम डे हम पाकिस्तान को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल कर देते हैं और कभी कुछ पॉसिबल इम्पॉसिबल कर देते चलें, हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात से इत्तेफाक किया। कोई सवाल करना चाहता है? आप ये कहना चाहते हैं तुक्के ही लगते हैं ना, मतलब हम cannot deny चीज़। देखें अभी इस वक्त आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप लोग सब बैठे हैं, हमारे पास 4 या 5 बैट्समैन हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है एक साइम है, फरहान है, आगा है और फ़खर है, उस्मान है, और छठा बाबर है, और 6 जो है हमारा विकेट कीपर है। जो भी होगा हमें नहीं पता, वर्ल्ड कप होने वाला है, हमें नहीं पता। तो ये 6 हो गए ना। कोई अनफिट होगा तो आप किसको लेकर आएंगे ये बता दें मुझे। आपके पास कोई है? आप लोगों ने देखा है? ये हमारी सिलेक्शन की जो मेयार है। वी डोंट हैव अ रिजर्व बैट्समैन। ठीक हो गया जी सर। सर जो आपने सवाल किया उसका छोटा सा जवाब ये है कि अगर आप तीनों हिस्ट्री पे बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स इस पे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि चाहे 92 हो, चाहे 2009 हो, चाहे 2017 हो, जब आपने अपने रेगुलर्स को हटाकर सरप्राइज़ सिलेक्शन की है तो आप टूर्नामेंट जीत के आए। और आप देख लीजिए 92 तो सर वाकिफ़ हैं, सारे दोस्त यार राशिद साहब के। 2009 में सिलेक्शन कमेटी मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था जब यूनुस खान ने ये कहा कि T20 इज़ जस्ट फॉर फन, और वो क्या जुमला था, क्योंकि फिर उस फन ने जो है ना वो, और उसमें भी सरप्राइज़ था, फवाद हो गए या आमिर हो गए, शाजेब हसन ओपनिंग में, उसके बाद नज़र भी नहीं आए।
2017 में तो टीम ही पता नहीं क्या थी, मैं जो इनके सवाल क्योंकि का क्रक्स वीडियो समझ पाया हूं, राशिद एनालिटिक्स अली साहब, उनकी मौजूद नहीं मैं है। जो इनके सवाल का क्रक्स समझ पाया हूँ वो ये कह रहे हैं कि जिसको दुनिया ने नहीं देखा होता जी, exactly. वो आपको सरप्राइज कर देते हैं, जिसका- जब उनका बायोडेटा बन जाता है तो फिर वो फंस जाते हैं। उसमें सवाल अच्छा है आपका। 92 की बात की, मोइन खान उसमें गए, इंजमाम एक सरप्राइज पैकेज थे, लेकिन बोर्ड को या प्लेयर्स को पता था कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं वो, आवाम को नहीं पता था। जब सुबह मैच से एक ब्रेक होता था ना तो मोहल्ले में निकलते थे, मैं बोलता इंजमाम सबसे अच्छा प्लेयर है, और 2-3 मैच के बाद मैं बाहर ही नहीं निकलता था क्योंकि आउट रखा था वो। तो क्या इतना बिलीव था हमें, उसमें सईद अनवर नहीं थे, इंजरी हो गई थी, तो बहुत सारे प्लेयर्स गए थे। फिर 9 वाले में हम लोग ने देखा कि किस तरह से नए प्लेयर्स लेके आए, लेकिन क्या है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि पहले से आपको पता होता है कि प्लेयर्स कौन से अच्छे हैं। उमर अकमल है या सईद अजमल है या आमिर है या राव है, फवाद आलम थे, शाहजेब थे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या होता है सीनियर प्लेयर भी मौजूद थे, सीनियर प्लेयर्स लेके। फिर हम सरफराज वाली टीम में आते हैं, उसमें रोमान रईस पहली दफ़ा गए होंगे, फ़खर दमान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली दफ़ा खेले, लेकिन ये इनके ऊपर नज़रें थी, ये ऐसा नहीं था कि नज़रें इनको देख रहे थे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये जो चिकू भाई बात करते हैं या हम लोग बात कर रहे होते शोर में, अब आने नहीं देते। समीर मिन्हाज की बात कर रहे हैं या अली रज़ा की बात कर रहे हैं। अली रज़ा या 2024 में एक वर्ल्ड कप खेल चुका है अंडर-19 का, तो मेरी नाअहली है ना कि दूसरा वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेल रहा हूँ, वो दोबारा वर्ल्ड कप खेलने गया है अंडर-19 का। तो ये फ़र्क आ गया है। हम लोग अंडर-19 में 18 साल की उम्र में जब कराची से खेल रहे थे तो हमारा डेब्यू फर्स्ट क्लास में हो चुका था। यहाँ अंडर-19 के बाद आपका फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ है, तो आप 2 साल वैसे ही पीछे चले जाते हो। तो ये फ़र्क है। अब आज की सोच का जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, डाटा का नाजायज़ इस्तेमाल, नाजायज़ वर्ड तो नहीं लेकिन गलत इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि हो रहा है कि अपना प्लेयर अपने मतलब का प्लेयर है तो आपने डाटा अच्छा शो करके उसको लेके आ गए, लेकिन बात पे आपकी इत्तेफाक करते हैं कि अननोन जो प्लेयर है वो ज़्यादा डेंजरस होता है।